विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूव करती रहती है, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से गति करती रहती है, मोशन में रहती है। हमारा चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सभी क्रियाएं मोशन की उदाहरण है, गति की उदाहरण है। मोटरसाइकिल, हवाई जहाज यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, यानी 1 रोटेशन कंप्लीट करती है इन 24 आवर्स। वहीं सन के राउंड अर्थ 1 ईयर्स में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। समय के सापेक्ष वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम गति कहते हैं, यानी चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कि गति के साथ, समय के साथ वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाती है। नमस्कार, माय नेम इज कमलेश कुमार शर्मा एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स टॉक। आप सभी का भरपूर स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स टॉक में। आज का लेक्चर लॉज ऑफ मोशन पे है और आज हम मोशन की चर्चा करेंगे कि मोशन के पीछे क्या कारण है, मोशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। देखिए, आपने कभी ना कभी रेस्ट में रखे फुटबॉल को आपने किक तो किया ही होगा, या कहें कि किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकने के लिए उसे प्रक्षेपित किया होगा। ये सभी क्रियाएं वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को गति में लाती है, या किसी गतिज ऑब्जेक्ट को, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, उसे रोकने के लिए या उसकी मोशन को स्लो डाउन करने के लिए भी गति की आवश्यक होती है, यानी फोर्स की आवश्यकता होती है। नहीं तो देखिए, हमने इन सभी बातों को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जितने भी बातों को मेरे द्वारा बोला गया है उन सभी चीज़ों को हम यहाँ लिख रखे हैं और एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं। हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकेंड था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नहीं क्योंकि हमें जब किसी डिस्टेंस की मेजरमेंट करनी होती है तो हम एक निश्चित किसी पॉइंट को रेफरेंस मान करके और वहाँ से उसकी दूरी को तय करते हैं या फिर मेज़र करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बहुत ज़रूरी था, उस चीज़ों को हमने पढ़ा भी नहीं। और हमने पिछले लेक्चर में ये भी चर्चा किया था कि यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी। यूनिफॉर्म मोशन यानी वे मोशन जो समय के साथ उसके स्पीड में चेंज नहीं होती है, यानी आफ्टर 20 मिनट्स या आफ्टर 40 मिनट्स
अगर उसकी इनिशियल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो आफ्टर 20 to 40 मिनट्स आफ्टर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही होंगी। इसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म मोशन ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में हम ओनली वेलोसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी की बात करते हैं। लेकिन वहीं जब यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है तो हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सेलरेशन की बात करते हैं, है कि नहीं? तो बट in non-uniform motion, the concept of acceleration was required along with velocity। यानी जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सेलरेशन की बात करते हैं। In this topic, we will discuss on the basic question of physics. What is the reason for the motion of the body? यानी बॉडी के मोशन के पीछे एक्चुअली क्या है उसकी रीजन्स, क्यों कोई बॉडी मोशन करती है, नहीं उस रीजन को हम लोग पढ़ेंगे। टू गिव मोशन टू ए फुटबॉल लाइंग एट रेस्ट सम हैज टू किक इट। देखिए किसी, जैसा कि हमने कहा कि किसी रेस्ट में पड़े फुटबॉल को मोशन में लाने के लिए हमें किक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? किक करना पड़ता है, तब वो बॉडी क्या करती है? मोशन में आती है। टू थ्रो ए स्टोन अपवर्ड, किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? अपवर्ड, वी हैव टू प्रोजेक्ट इट अपवर्ड्स। तो हमें उसे क्या करना पड़ता है? प्रक्षेपित करना पड़ता है कि नहीं? Obviously, to bring a body into motion from rest, force is also required, है कि नहीं? Required by external means. Similarly, to stop or slow down motion, external force is also required. देखिए किसी भी बॉडी को नहीं मोशन में लाने के लिए या उस बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए या उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हीं बातों को हमने यहाँ पे लिखा है कि नहीं? ए बॉल इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। देखिए जब किसी इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? आप एक इस तरह की प्लेन है और सपोज कीजिए यहाँ एक बॉल है। नहीं, अगर ये बॉल मोशन कर रही है तो इसकी मोशन को रोकने के लिए या कहें कि इसकी स्पीड को स्लो करने के लिए भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स एक्ट करना होगा। तब जाके ये क्या होंगी? ये बॉल, जो ये रोलिंग बॉल है, ये क्या होगी? इसकी स्पीड कम किया जा सकता है या फिर इसे रोका जा सकता है। तो ये फोर्स के एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग क्रिएट करेंगे तभी जाके ये रुक सकता है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब वो फोर्स इस बॉडी के कांटेक्ट में होगा भी या नहीं भी हो सकता है कि नहीं? तो एक्सटर्नल फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या कहें कि मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट ऑन द बॉडी इवन फ्रॉम ए सर्टेन डिस्टेंस। हाँ, जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, देखिए फोर्स दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वो जो बॉडी के बिना कॉन्टेक्ट में आए हुए उस पर एक फोर्स क्रिएट करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और भी फोर्स है जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नहीं तो क्या है कि एक सर्ट, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये जब तक कि उसके फील्ड में अगर कोई बॉडी है तो उस पर फोर्स क्रिएट होगा, बट जैसे ही उसके फील्ड से बाहर होगा तो उस पर इस
फोर्स के द्वारा उस पर फोर्स नहीं लगाया जा सकता है कि नहीं, यानी उसके फील्ड में रहना जरूरी है कि नहीं, तभी इस पर फोर्स क्रिएट हो सकता है, तभी इस बॉल को रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं। नहीं तो ये थी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की कॉन्सेप्ट। तो एक सर्टेन डिस्टेंस में होनी चाहिए, तभी इस बॉल पर क्या लगेगी, फोर्स लगाई जा सकती है, यानी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम इस ओवरऑल बातों को अगर हम लिख करके, नहीं, इन सभी ओवरऑल बात को हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो कह सकते हैं कि इन शॉर्ट में कि कैन बी से डेट, कह सकते हैं कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोशन टू ए बॉडी एट रेस्ट एंड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। यानी ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, या फिर रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, या फिर मोशन को रोकने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के कांटेक्ट में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है कि नहीं। तो ये थे कॉन्सेप्ट मोशन की। नहीं, लॉज ऑफ मोशन पर भी हम लोग आएंगे, बट उसके हम कॉज को तो देख लें कि मोशन का कॉज क्या है एक्चुअली। तो एक कॉज हम लोगों ने देखा कि एक एक्सटर्नल फोर्स है उसके पीछे, नहीं, जो मोशन करा रही है कि नहीं। तो चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में मोशन के बारे में किन किन साइंटिस्टों ने क्या कहा, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। एंशिएंट टाइम में 384 की बात है, 384 बीसी की बात है। एरिस्टोटल साहब ने कहा था कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है यानी मोशन में है, तो वो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई, यानी वो गति करती रहेगी, उसके पीछे कोई ना कोई बाहरी साधन कार्य कर रही होगी, है कि नहीं। एरिस्टोटल ने क्या कहा कि कोई बड़ी यदि गति कर रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बाहरी साधन कार्य कर रही होगी, तभी वो गति कर रही है। नहीं, उन्होंने एक एग्जाम्पल देके समझाया कि जैसे धनुष से निकला हुआ तीर हवा में चलती रहती है, क्योंकि उसके तीर के पीछे की जो वायु होती है उसे क्या करती है, धकेलती रहती है। किंतु ये एंशिएंट टाइम की बात थी। आधुनिक वैज्ञानिक गैलीलियो ने इस बात को खंडन करते हुए कहा कि जो तीर थी उसमें संचित गतिज ऊर्जा के कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण, सॉरी गतिज नहीं, स्थितिज ऊर्जा के कारण यानी पोटेंशियल एनर्जी के कारण वह तीर गति करती रहती है। नहीं, तो ये थे एरिस्टोटल का, उन्होंने एरिस्टोटल की भ्रामकता थी कि वस्तुएं क्या कर रही, जो तीर थी वो कंटिन्यूअसली गति कर रही थी क्योंकि तीर के पीछे हवा उसे धकेल रही थी। तो ये उनकी गलत साबित हुई। इस बातों को गैलीलियो के द्वारा गलत साबित कर दिया गया। आइए उन सभी चीज़ों को हम लोग एक बार लिख लेते हैं और आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए। नहीं, और हम लोग देख लेते हैं कि लिख करके हम ठीक है। आइए देख लेते हैं कि एरिस्टोटल ने क्या कहा था। तो लिखिए, एरिस्टोटल्स फेलोसिस, हिंदी में हम इसे कहेंगे अरस्तु की भ्रामकता। अरस्तु की भ्रामकता।
अरस्तु की भ्रामकता। नहीं, क्या कहेंगे? अरस्तु की भ्रामकता यानी एरिस्टोटल फेलोसिस। द ग्रेट थिंकर, देखिए द ग्रेट थिंकर Aristotle's in 384 BC to 322 BC put forward the idea that if ठीक है, that if a body is motion, then some external means is required to maintain in the same state। नहीं, द ग्रेट थिंकर एरिस्टोटल ने, इसका जन्म 300 BC 384 BC से 322 BC, इन्होंने पुट फॉरवर्ड द आइडिया, एक आइडिया ने उन्होंने दिया था, नहीं, इज ए बॉडी इज मोशन देन सम एक्सटर्नल मीन्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द सेम स्टेट। ये बातों को हमने पहले ही आपको बता दिया था, उसी बातों को हमने यहाँ पे लिख रखा है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था और कहा था कि तो देखिए, जो हमने कहा था वही हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिख दिया है। नहीं, देखिए एरिस्टोटल ने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब गति कर रहा होता है, उसके पीछे कोई न कोई बाहरी साधन कार्य कर रही होती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। वो एग्जाम्पल क्या था? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एन एरो फायर्ड फ्रॉम ए बॉ, नहीं, जब एक धनुष से तीर फायर होती है, नहीं, कीप फ्लाइंग बिकॉज द, वो उड़ती रहती है, द एयर विंग्स द एरो कीप पुशिंग इट, यानी जो हवा होती है उसे क्या करती रहती है? धकेलती रहती है, धक्का देती रहती है, जिस कारण से वो क्या करती है? वो उड़ती रहती है वो एरो। नहीं, वो एरिस्टोटल का ये कहना था, बट जो गैलीलियो थे वो इन बातों से, वो इन कथन से विपरीत थे और उन्होंने कहा वेयर एज वहीं द मॉडर्न थिंकर गैलीलियो इज नॉट लाइक दिस,
उनसे ये सहमत नहीं थे। गैलीलियो के अकॉर्डिंग टू इट द एरो रिमेन इन मोशन, नहीं, ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। वो जो गति कर रही थी हवा में, जो चलती हवा में जो गति कर रही थी, उसके पीछे कारण क्या था? तो वो थी कारण पोटेंशियल एनर्जी की। कारण क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही वह मोशन कर रही थी। पोटेंशियल एनर्जी के कारण, यानी उस तीर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, जिस कारण से वह तीर हवा में क्या कर रहा था? गति कर रही थी। नहीं, वो तीर क्या कर रही थी? गति कर रही थी, है कि नहीं? जिस कारण से जो एरिस्टोटल की जो लॉ थी वो फेल हो गई, यानी उनकी जो भ्रामकताएं थी उनको किसने दूर किया? तो ग्रेट थिंकर गैलीलियो ने दूर किया, है कि नहीं? अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मोशन के पीछे जो कारण थी, उस कारण को हम लोग देख लेते हैं। और उस कारण को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। यानी फोर्स के कहीं ना कहीं फोर्स ही उसका कॉज है मोशन का, नहीं? अब देख लेते हैं फोर्स की डिफिनीशन क्या होती है। तो लिखिए फोर्स क्या होता है। लिखिए फोर्स। तो फोर्स के लिए लिख सकते हैं कि फोर्स इज that physical factor which when applied to an object bring to an object brings or try to change its state। तो देखिए फोर्स क्या है? तो फोर्स इज दैट फिजिकल फैक्टर विच व्हेन द अप्लाइड an object brings or try to change its states। यानी फोर्स क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके स्टेट को चेंज करती है, या कहें कि चेंज करने की ट्राई करती है, यानी कोशिश करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कह देते हैं। ये एक फिजिकल फैक्टर है, यानी फोर्स इज दैट फिजिकल फैक्टर विच व्हेन अप्लाइड, जब किसी बॉडी पे अप्लाई किया जाता है तो ब्रिंग्स टू एन ऑब्जेक्ट, ब्रिंग्स और ट्राई टू चेंज इट्स स्टेट, उसके स्टेट को क्या करती है? चेंज करती है, या कहें कि चेंज करने की कोशिश करती है। नहीं, उसे हम लोग क्या कह देते हैं कि ये फोर्स है। नहीं, आपने क्लास 9-10 में डिफिनेशन सुना होगी, कि क्लास 9-10 तो नहीं, 6-7 में या 8 में आपने पढ़ा होगा फोर्स की डिफिनेशन, कि फोर्स इज ए पुश और ए पुल। नहीं, धक्का देना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर धक्का देना या खींचना क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है। लेकिन वो बचपन की बात थी। नहीं, अभी हायर क्लासेस में आप वो डिफिनेशन को नहीं लिख सकते। तो हमने लिखा कि फोर्स इज दैट फिजिकल फैक्टर, वो भौतिक कारक है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग करके उसकी स्टेट को चेंज करती है,
या कहें कि चेंज करने की कोशिश करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो लिख लीजिए कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन होती है, एस को हटा दीजिए, न्यूटन होती है, जो कि विच इज, यहां लिख लीजिए, विच इज डिनोटेड बाय, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो लिख लीजिए डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, क्या होती है, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए केजी के लिए होता है एम, नहीं केजी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम, यानी एक मास है तो उसके लिए एम डिनोट करेंगे। मीटर जो कि एक लेंथ की मेजरमेंट है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एल, क्या कह दिए, एल। और अपॉन में है टी स्क्वायर, यानी अपॉन में है टी स्क्वायर, नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये है इसकी डायमेंशन, लिख लीजिए, नहीं ठीक है। और देखिए इसी को हम लोग कहते हैं 1 न्यूटन, नहीं इसको क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। तो यहां पे आप लिख लीजिए, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि टाइप की फोर्स कितने हैं, नहीं 2 टाइप्स के होते हैं फोर्स, कितने, 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं वायलेंस फोर्स, एक होते हैं अनवायलेंस फोर्स, नहीं वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।